गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ +2। you have to know the syllabus is there are 12 chapter and approx 12 chapter according to NCERT or maybe high, but I divided the syllabus of +2 in 12 chapter, and first chapter is electrostatics. And as at first we start electrostatics, and this chapter is related to all this chapter. That is this chapter is the backbone of all these chapters, or all rest chapter related to electric or magnetic field, or electric related to electric field chapter or magnetic field chapter. First of all, we have to know what is the electrostatics. What is electrostatics? Electrostatics. Electrostatics, as name suggests, it is the branch of physics which deals about a static, मतलब रुका हुआ static charge particle. That is the static charge particle. No, a static charge particle is what? A static charge particle, that charge particle which have no motion, that means which is in rest. So this charge is in rest, so we have to study this charge particle in this chapter. Now, what is charge? At first we have to know what is charge and how can we get it. तो चार्ज जो कैसे प्राप्त करते हैं? चार्ज जो है दो तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, एक फ्रिक्शन से और इंडक्शन से। कंडक्शन से बहुत सारा उपाय है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एट फर्स्ट वी नो इन क्लास 10th और 10th और 9th व्हाट इज चार्ज। चार्ज को फ्रिक्शन से भी जो है हम जनरेट कर सकते हैं कि एक पेन को लिया मैंने, माथे में खिसक दिया तो उससे चार्ज जनरेट हो जाता है। सभी लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। तो वो हमारा चार्ज होता है। तो चार्ज का जनरेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं चार्ज जो है कैसे निकलता है। तो हम देख पाते हैं कि चार्ज जो है एक हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया। कहने गए फिजिक्स है तो इसमें प्रैक्टिकल तो होगा ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रब द ग्लास रॉड with silk cloth, then we got charge on glass plate which is plus, or no, at first we got charge, so it is the silk and it is a rod, कौन सा? glass. We got it has positive charge. No, it had charged. I don't know what is the charge, what type of charge we get it on lead rod या glass rod. और देख लेते हैं कि अरे मैं तो कह रहा हूँ यार कि सारे में होते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये होगा। उसके बाद दूसरा काम हमने किया कि ये जो लिया, ये है हमारा प्लास्टिक का रॉड हमने लिया, प्लास्टिक, और ये लिया उल, और इसको मैंने रब किया। आफ्टर रबिंग रब का मतलब हो गया इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। हमने क्या देखा कि जब इसको इससे टच करा तो अट्रैक्शन हो गया, और जब इसको इससे टच किया तो अट्रैक्शन हो गया। जब ग्लास प्लेट पर यदि पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो हमने देखा ग्लास प्लेट जो है प्लास्टिक से चिपक गया, छट गया। अब हम क्या करें? और उसके बाद हमने देखा इसको इससे ट्राई करके क्या होता है, दूर आ गए, भाग गए। तो हमने डिसाइड किया चार्ज दो प्रकार के होते हैं,
और इस बात का पहले जो है अच्छी तरह से जिक्र हुआ कि कौन क्या कह रहा है कि पहले तो मतलब जो ऑब्जेक्ट से निकलता था चार्ज, और साइंटिस्ट खुद अपने नाम से चार्ज को रखते थे। फेडे फीडे नेम है एक, रखते थे वो। लेकिन ऐसी बात नहीं बनी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, और एक प्लस और दूसरा माइनस। उन्होंने बात क्लियर कर दिया। और जिस तरह से मैथमेटिक्स में -2 और +2 जुट करके खत्म हो जाता है, तो उसी तरह ये +4 3 और -3 4 जुट करके खत्म हो जाएंगे, चार्ज नहीं है। और ऐसे में हम लोग क्लास 10th में पढ़े कि मोस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल एटम्स आर इन न्यूट्रल, ऑल थिंग्स आर इन न्यूट्रल पोजीशन, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, जो कोई चार्ज नहीं है, उसमें जितने भी चार्ज हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसी कारण वो न्यूट्रल होते हैं। तो हमें अब तो पता चल गया कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब हम चलते हैं आगे। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कितने क्या होगा, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव में रिपल्सन होगा। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों में जो होगा रिपल्सन होगा, दुश्मनी हो जाएगा, और इसमें जो है अट्रैक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। और बात करते हैं चार्ज है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इस चार्ज है तो इस पर आवेश कितना होगा। तो हम लोगों ने क्लास 11 में वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है, उसमें हमें पता है कि एलिमेंट्री चार्ज जो होगा, सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और वो कितना होता है हमें को मालूम है, 6 × 10⁻90 कूलम। और कूलम ये क्या चीज़, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, कूलम फोर्स आगे पढ़ेंगे, उसमें उन्हीं के नाम से जो है इसका यूनिट रखा गया कि चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं ने एक रूल दिया कूलम्स लॉ, और उसी से फिर जो है आगे रूल बढ़ता चला गया, उसी के रेस्पेक्ट में जो है चार्ज का यूनिट कूलम रखा गया। ठीक है, क्या चार्ज यदि है इलेक्ट्रॉन में, क्या इलेक्ट्रॉन में मास भी होगा? जी हाँ, दुनिया में मास अकेला हो सकता है, उसके पास चार्ज हो या ना हो, लेकिन यदि चार्ज है तो उसमें मास होगा ही होगा। तो हम ये बात जान लें कि charged particle also associate mass, but any object which have mass may or may not be have charge। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट पास हो सकता है मास हो, चार्ज ना हो, लेकिन यदि किसी के पास चार्ज है तो मास होगा, ये निश्चित है। इसका मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम लोगों को मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻90 किलोग्राम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। अब इसी में आता है एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक बात देखते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। काहे? क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये स्टेप वाइज होता है। कहने का मतलब है या तो इतना चार्ज दो या निकालो, या इससे जो है हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको रब कर दिया, इससे कितना इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया बाहर हमने इस पर, तो हमने कहा जी 5 इलेक्ट्रॉन, हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकाला इसलिए नेगेटिव हो। अब यहाँ पर कितना हो गया, ज़्यादा, अभी ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, दोनों में रब किया हमने, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर +3 का बच गया। इलेक्ट्रॉन का तो प्लस माइनस होता है शायद, मतलब मिनिमम चार्ज जो है इतना ही होता है, लोगों को मालूम है मिलीगन्स थ्योरी से। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन,
तो हमने देखा कि जितना चार्ज हमने इधर निकाला उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। हमने निकाल दिया इससे जो है 10 चार्ज का, 10 चार्ज यदि 10 पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ है, इसका मतलब है स्वाभाविक है इससे जो है 10 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं गया होगा। इसलिए कहता है कि कोई भी काम जो है बेकार नहीं होता है, जो आता है अच्छे के लिए होता है। वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि यहाँ पर गड्ढा है, कहीं ना कहीं वो चाय बनी होगी, इस मिट्टी को कहीं ना कहीं डाला गया होगा। प्रॉब्लम आया है तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए प्रॉब्लम, वरना प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बात करते हैं तो इसका मतलब हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन 2.5 और 4.5 में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है एकदम स्टेप वाइज होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है। इसलिए इसका, और यदि ऐसा होता है इसको नाम, इसका नाम है, इस समझ को क्या कहते हैं कि 1.5 गो नहीं होगा, 2 गो होगा, 4 गो होगा, 6 होगा, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये जो है मल्टीपल होगा किसके, 1 और 2 के, 3 के, 4, 1 2 3, ये क्या चीज है? इंटीजर नंबर है, इंटीजर। अब ये हमारा बन गया फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अभी तो हमने तब जान गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मतलब इससे साफ पता चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.5 नहीं होगा, 1.5 में नहीं होगा, पक्का पक्का इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अभी तुरंत हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ आया, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव, और यदि यहाँ 5 10 था तो यहाँ भी 10 हुआ। मतलब इसका कहीं गया नहीं, यहाँ से गया है तो यहाँ पर है, और दोनों को मिला देंगे तो फिर ये स्वतः न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या बताता है? हमने पहले चार्ज को पकड़ लिया और उसके एक्टिविटी हम खुद करते जा रहे हैं और खुद उसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, और एक समय ऐसा होगा कि हम जो है इसके पीक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने अभी इसी ऑब्जेक्ट को जो है कुछ कर करके इसके 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया मैंने। हमने देखा कि दोनों पर तो चार्ज आ गया, 10 दोनों पर है। इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन इससे कहीं गया है, ना ही इलेक्ट्रॉन इससे किया गया, इससे यदि निकाले हैं तो वो प्रेजेंट है। इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये भी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हमने अपने समझ लिया। इसको कहते हैं कंजर्वेशन। अब और इस पर एक न्यूमेरिकल मान लेता है, कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं इस पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 गो प्रोटॉन है, इस पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन को पता ही नहीं है कि कैसा है, और ये दोनों इसी से ही निकला है, तो दोनों बराबर होगा, बराबर होगा तो बराबर कर लो जोड़ के। 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस x प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 3 में 2 घट जाएगा, तो 4 प्रोटॉन बराबर 3 में 2 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, तो x प्रोटॉन 4 में 1, एक दोनों चार्ज में तो बराबर होता है, तो 4 में 1 ही घट जाएगा ना, यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन के बदले में इलेक्ट्रॉन ही हम लिखते हैं, और 4 में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया xp। देखिए कितना हो गया प्रोटॉन मालूम नहीं, प्रोटॉन को मान लिया मैंने x, ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि कंजर्वेशन के आधार पर हम ये निकाल पाएंगे किसमें इलेक्ट्रॉन कितना शेष है या कितना इलेक्ट्रॉन गया हुआ। अब कहते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या चार्ज है, एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता है, और यदि ये फोर्स लगाता है तो कितना फोर्स लगाता है। हमने अभी तुरंत देखा चार्ज यहाँ 10 चार्ज, एक चार्ज यहाँ से पकड़ा, एक चार्ज यहाँ से पकड़ा, दोनों को रखा, दोनों को रिपल्सिव किया या तो अट्रैक्टिव कर रहा है, तो वो कितना लग रहा है, इसी बात का एनालिसिस किया, सोचा, जाना, परखा। अरे हर काम, हर बीमारी का इलाज हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन कोई निकाल रहा है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते है ना। तो इसको चार्ज को हमने नहीं निकाला, लेकिन कोई है निकालने वाला, निकाल के दिया चुका। उन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा है,
यदि एक चार्ज तो यहाँ रखे हुए, एक चार्ज यहाँ रखे हुए तो भागेगा। जमा रख नहीं सकते हो, हमने 10 टो पकड़ के हाथ में रख लिया तो भागेगा। एक ही तरह का है। और यदि सेम तरह का नहीं, दो तरह का हम ऐसे रखना चाहेंगे तो खींचेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो है दो चार्ज है, इसके बीच फोर्स क्या होगा ये नहीं पता। ये बात को किसने कहा? ये निकाला साइंटिस्ट कूलम ने। अच्छा, कूलम कौन है? कूलम एक साइंटिस्ट, कहाँ का? फ्रांस का है। कब दिया? 1785 में। ठीक है। 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक साइंटिस्ट कूलम ने बताया कि देखिए भैया, दोनों के फोर्स भी जो लगेगा ये Q1 Q2 होगा, और फोर्स जो लगेगा 1/r²। कहाँ से आ गया? ये तो कोई है नहीं, ये तो पुराना देखा सा लग रहा है। जी हाँ, ये जिस तरह से कूलम ने कह दिया, और नहीं, ये कूलम ने जो है इसका हेल्प ले लिया होने वाले समय में 2 दिन। देखिएगा किस तरह से जो है आदमी एक दूसरे का वो सोचता है और ये जो प्रैक्टिकल करके धर देता है, ऐसा होता है। तो ये क्या है कि साइंटिस्ट ने कह दिया, ये सेम लाइक नहीं दिख रहा है, ये दोनों को यदि मिला देते हैं एफ जो है प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r² हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? और इससे यदि कांस्टेंट निकल रहा है, हम मान लेते हैं Q1 Q2 बाय r²। ये नहीं देखा हुआ लग रहा है कि ये जो है ग्रेविटेशनल लॉ से कॉपी किया हुआ है। जी हाँ, ग्रेविटेशनल लॉ का 2 कॉपी है। ग्रेविटेशन में किसके लिए के अनुसार से होता है? वो चार्ज के अनुसार से होता है, वो मास के अनुसार से, ये चार्ज के अनुसार से होता है। 11th में यही क्वेश्चन को 11th में पढ़ते हैं, मास के हिसाब से, इसको चार्ज के हिसाब से पढ़ना। 11th में जो भी जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको हमारे सामने दिख रहा होता है, साइकिल के चैन कैसे घूम रहे हैं, कार ब्रेक कैसे ले रहा है, पृथ्वी कहाँ है, चांद कैसे देख रहा है। और इसमें क्या है, इसका मतलब ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट का मान जो है 1/4πε0 होता है, और इसका मान होता है 1/4πε0 का 9 गुना 10⁻9। यूनिट निकाल लेंगे, न्यूटन में स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये ε0 जो है इसका अलग से ये याद रखें, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट। इससे निकाल लेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ε0 ठीक है। तो इसके अनुसार से हमने देखा। अब क्या करना है हमें? इसमें देख लिया मैंने ε0। ये एप्सिलॉन क्या है? ये क्या है? ये नहीं समझना है इसको। ये है हमारा परमिटिविटी, ये है हमारा परमिटिविटी। हमने इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है देखो बाद में, तो फिर इसको जो है एक तरफ से लिखाना ही है। और ये इनका भी बहुत पुराना ना हो गया, इसलिए भी थोड़ा जो है नया आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, ये क्या चीज़ है? इसका नाम है एप्सिलॉन, और इसका नाम है एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, और इसको कहते हैं परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या चीज़ है, इसको थोड़ा बारीकी से समझें। परमिटिविटी, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल हमारा ये जो प्रैक्टिकल हुआ, ये साइंटिस्ट कूलम ने ये बात कहा, ये हमारा एयर के लिए है परमिटिविटी, और ये पूरा मान जो है हमारा जो है एयर के लिए मान्य है, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए मान्य है। साइंटिस्ट आया, हमारे आपके पास तो दिमाग है, जिन्होंने यूज नहीं कर रहा वो रोड पर भी करा है, जो कुछ सोच रहे हैं ये यूज करना है तो हम आपके सामने, आप हमारे सामने, यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है को समझ मतलब भावनाओं को समझने की कोशिश करना है। तो हमने क्या कहा, परमिटिविटी, हमने इस सिस्टम को ले जाकर के पानी में डाल दिया। अब फोर्स बताओ कितना होगा, तो हम फोर्स बताने में असमर्थ हो गए कि ऐसा कैसे हो। तो वहां पर एक बात आई कि देखो ऐसा है कि ये तो हमने फ्री स्पेस के लिए ना लिया, और यदि ये फ्री स्पेस नहीं है, वैक्यूम नहीं है, पानी में डालोगे तो इसका बीच का फोर्स घटेगा या बढ़ेगा नहीं मालूम, देख लेता हूँ। तो उन्होंने जो है एक प्रैक्टिकल किया और उन्होंने जो है ऐसा किया कि देखो हम इसमें जो है फोर्स लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, चार्ज है, ठीक है, हम वैक्यूम में रख दिया, हमने इसका फोर्स निकाल दिया कि यहाँ 1/4 में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इन्होंने कहा जी देखो हम ऐसा है, इसको हम मीडियम में डाल दिए, तो 1/4 हो जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देख लेते हैं इसको, है ना। इसको हम दोनों को भाग देते हैं, क्या होगा, ये मिल जाएगा, आ जाएगा। मतलब है कि फोर्स जो है यदि इसमें गया मीडियम में, वैक्यूम में, और इन दोनों का एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है एप्सिलॉन आर, और इसको कह दिया कि इसका नाम हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। क्या हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। इसका मतलब है मीडियम यदि कोई है तो वो जो है एयर के एप्सिलॉन आर मल्टीपल होगा। परमिटिविटी ऐसे सब का सब तरह का होगा। मान लेते हैं कि उसका हो गया 50, उसका हो गया 30, इसका हो गया 10, तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि जो है कौन कितना जो है। या फिर उसको ये कहें कि कंजस्टेड करने के लिए हमने जो है इसका रिलेटिव निकाला, मतलब कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि एयर के बनस्पत उसमें जो है फोर्स कितना कम हो रहा है, थोड़ा ये हमको फीलिंग बताओ क्या। तो उसी के लिए हमने जो है रिलेटिव परमिटिविटी निकाला। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है फॉर्मूला √1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये आता है काम की चीज। और उसमें से एक का आगमन हो चुका है, दूसरा आने ही वाला है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आ ही जाएगा। और ऐसा करने के बाद बाकी वाला छोड़ देते हैं। ये हो गया परमिटिविटी की कहानी। अब हमें पता करना है कि ये रिलेटिव का मतलब है कि यदि किसी मीडियम में उस सिस्टम को हमने डाला है तो एयर के बनस्पत उसमें जो है कितना फोर्स में कमी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना कमी हो रहा है। इसको निकालने के लिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकाला, और उसमें कोई बात नहीं। अब ये बात वर्ड क्या दिख रहा है, परमिटिविटी, किसी ने क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज परमिटिविटी, तो हम क्या कहें, permittivity is the proportionality constant, it is inversely proportional to the electric force। मतलब है it is inversely proportional to the electric force। ये कहने का मतलब है यदि परमिटिविटी का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कम होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान कम होगा। और परमिटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। अब ये कैसे काम करता है, इस बात को क्या होता है कि एक सिस्टम को हमने एयर में रखा या वैक्यूम में रखा, कोई बात नहीं, फोर्स उसके बीच लगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके दोनों चार्ज के बीच में कोई आया तो नहीं। अब क्या है, इसको हमने पानी में डाल दिया तो उस चार्ज दोनों के बीच चार्ज का फासला तो सेम है, 10 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 0 नहीं, सेम। तो उसमें अब हमने देखा कि इसके फोर्स कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स था उसको ब्रेक कर दिया, किसने, पानी ने, दूध ने, तेल ने, उसके फोर्स को लगने नहीं दिया।
मतलब वो परमिट हो गया इस दोनों के बीच में। समझ में आ रहा? तो मतलब इसके बीच में जो ही इसके बीच में परमिट है, जब वो हिल गया उसके बीच में आ गया, ये दोनों फोर्स नहीं लगा पाया, इसके दोनों के बीच का फोर्स जो है कम हो गया। उसी को कहते हैं परमिटिविटी। परमिट परमिट का मतलब वो एंट्री कर जाता है कहाँ पर, उसके दोनों के बीच के फोर्स पर। मतलब है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ये Q1 है और एक Q2 है। यहाँ जो ये फोर्स लगा रहा है, इसके फोर्स को जो है ये जो है ब्रेक कर देता है, जिससे इसका फोर्स जो है कम हो जाता है। मतलब ये एंट्री कर जाता है इसके रीजन में। इसको ढक करके डाल दो पानी में, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके बीच का फोर्स तो वही रहेगा। इसको एक डब्बे में बंद कर दिया, उसको डाल दिया, इसके बीच का फोर्स बताओ कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स तो वही रह जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरवेनिंग मीडियम नहीं रहा, मतलब इंटरप्शन नहीं हुआ उसमें। तो इस तरह से हमने देखा कि परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी जो है डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट डिफरेंट होगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है, परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द मीडियम। परमिटिव और परमिटिविटी किसी मीडियम का होता है, और मीडियम को परमिटिविटी होने के कारण अब ये फॉर्मूला हमारा चेंज कैसे होता है उस बात को हम देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला पहले तो ये आ गया, और यदि हम फोर्स निकालें मीडियम के लिए तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा यहाँ, एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2/r²। इसके पहले क्या था, इसके पहले एप्सिलॉन नॉट था, मीडियम आ गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये हो गया कुछ और, ये हो गया 1/4πε0, और इसका नाम जो है हम दे देते हैं के फिर आकर के, ये हो जाता है एफ एम। यदि मीडियम का निकालेंगे 1/4πε1/k, ठीक है। ये हो जाता है हमारा परमिटिविटी का कंसेप्ट। अच्छा, अब परमिटिविटी किसका कितना होता है, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का इतना होगा। और यदि परमिटिविटी हम जानना चाहें, परमिटिविटी जानना चाहें हम वाटर का, ये शायद 7.1 × 10⁻⁴ ऐसा कुछ होता है। और परमिटिविटी आपको ग्लास का भी कुछ होता है। तो इस तरह से हम देख पाए कि है क्या चीज़। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बात को हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि चार्ज क्या चीज़ होता है, चार्ज जनरेट कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, दोनों एक तरह के होंगे तो रिपल्सन होगा, अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज का रियल चार्ज का वैल्यू कितना होता है, सबसे छोटा होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है, उससे और छोटा नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि बगैर मास के चार्ज हो नहीं सकता है, बगैर चार्ज के मास होना संभव है। उसके बाद हमने देखा कि उसके बीच में फोर्स कैसा लगता है। उसके बाद हमें ये पता चला कि उसमें जो है क्या हम 4.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, आंसर है नहीं, क्योंकि ये किसके नियम को फॉलो करता है, या ये किस नियम का उल्लंघन है, था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज हम 1 2 4 मतलब इंटीजर में ही दे सकते हैं। और अब हम ये कहें कि चार्ज जो यहाँ से ला करके तुमको दे दिया, ख़त्म हो गया जैसे, तो वो नहीं होगा। चार्ज कंजर्व रहता है, यहाँ से चार्ज 2 चार्ज निकला उधर गया, तो वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, चार्ज जुड़ करके फिर न्यूट्रल होने का 100% बात होगी, तो न्यूट्रल हो ही जाएगा। दोनों चार्ज मिलाएंगे तो फिर वो न्यूट्रल होगा, मतलब चार्ज कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यदि चार्ज करें इसको, यदि दो हाथ में पकड़े हुए हैं तो क्या इसके में फोर्स यदि लग रहा है, अभी तुरंत हमने पढ़ लिया कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन वो कितना, किसी ने कह दिया, इन्होंने कह दिया, वही बताओ यदि तुम कह रहे उसके बीच में फोर्स लग रहा है तो कितना है, तो आदमी का तो ढेरों आदमी है सर के सामने, कोई नहीं जवाब दे पाया, कोई आदमी आया कि देखो ये ऐसा है, इसके बीच में हमने अध्ययन किया है, बता रहा हूँ। इन्होंने आया कलम साहब, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा बात है, बोला ये तो हम देखा हुआ, बोले हाँ ये वो उसी के तरह ही काम करता है, तो उसका कांस्टेंट तो वही रहेगा, बोला नहीं इसका कांस्टेंट अलग से होगा,
पोर्शन स्ट्रेंथ से इसका पोर्शन कांस्टेंट फिर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कांस्टेंट उन्होंने निकाल के दिखाया 8.85 10 पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उन्होंने ये बात कर दी, ठीक है। इसका मतलब है उन्होंने फोर्स दे दिया। अब हम कहें कि इसको अब ऐसा करते, उन्होंने कहा अरे फोर्स दे दिया इतना, अब इसको हम पानी में डालते तब बताओ फोर्स कितना होगा, कहता है ऐसा नहीं, इसके लिए फिर सोचना पड़ेगा। तो फिर आया कि नहीं परमिटिविटी, अब चेक करो इसका, यहाँ तो परमिटिविटी देख लिया मैंने, अब पानी का क्या है, तो पानी का चेक किया, जिस तरह से वैक्यूम का चेक किया उसी तरह पानी का चेक किया, इस तरह गिलास का चेक किया, बोला ऐसा है। इसको जो है ज़्यादा याद रखना कन्फ्यूजन हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कौन सा कितना है, पता नहीं चलेगा, मतलब वो उस वैल्यू को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है और हम जल्दी से रिजल्ट निकालने में असमर्थ होंगे। तो इसके अनुसार से इसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी निकाला गया कि अब रिलेटिव देखते हैं, मतलब एयर का पहले हम निकाल लिया, हमको बताओ, हमको ऐसे समझ नहीं आ रहा कितना है, अच्छा 5000 है, आई 2000 है, 3000 ज़्यादा, अच्छा ठीक है, हमको नहीं सर 3000 ज़्यादा, मतलब ना समझ में आ रहा, मतलब ठीक है हम ऐसे ही रखें, लेकिन अब हमको बताओ एयर के कंपैरिजन में कितना है, याद रहना रखना ठीक है, नहीं याद रखा ठीक है, तुम्हारा माइंड एकदम सुपर कंप्यूटर है, तुम तो याद रख सकते हो, हमको बताओ आपका एयर के कंपैरिजन में जो है वो कितना है। तो इसलिए आया उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी, देखो भैया यदि एयर में रखोगे तो ऐसा होगा, मीडियम में रखोगे तो ऐसा, दोनों का रेशियो निकाल लो, तो इसको जो ये जो होगा यही इसको डिसाइड करेगा और तुमको बताएगा कि एयर के कंपैरिजन में उसका फोर्स कितना घटा या कितना बढ़ा। बढ़ेगा तो नहीं, हमेशा घटेगा, इसका मतलब हो गया कि परमिटिविटी ऑफ एयर मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब जब भी होगा मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम से ज़्यादा ही होगा, तो ये बात हो गई। उसके बाद हमने बताया कैसा ऐसा है। इसके बाद अब हम आते हैं है क्या कि यदि चार्ज निकाले हो तो यदि हमने ये ग्लास रॉड है और वो सिल्क है तो उससे हमने रब किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ही आया और इस पर नेगेटिव आया, और प्लास्टिक और जब उल को रंग किया तो वो रब किया तो उस पर नेगेटिव, उस पर ऐसा क्यों, अब हम इसको डाल दें उस पर तो कैसे होगा बताओ। बोला इसका एक लिस्ट मैं दे देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, मैं भी प्रैक्टिकल नहीं किया लेकिन वो लिस्ट रखा हुआ, उसको देख लो, और मतलब जो फॉर्म पहले है वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में हो नेगेटिव होगा, और थोड़ा दूर का रहेगा तो ज़्यादा फासला उचित होता है। तो उसमें देखेंगे कि पढ़ाई रॉड लेड जो है पहले है और प्लास्टिक जो है बाद में है, इसलिए लेड में जो है पॉजिटिव आता है, प्लास्टिक में नेगेटिव आ जाता है। क्या हम लेड और प्लास्टिक को भी रब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेड में हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और प्लास्टिक में नेगेटिव आ जाएगा, और इसका एक लिस्ट दिया हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन, फिर आता है आपका ये कूलम्ब्स, इन्होंने सारा जो है मिल करके एक लिस्ट बना जो कि हम कह सकते हैं कि इससे पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इससे नेगेटिव चार्ज निकलेगा। उसके बाद आती है कि हम इसमें एक बात ये भी जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होता है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी भी मैंने देख लिया। तो अब चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा जान लेते हैं लगे हाथ। तो चार्ज और मास में बहुत डिफरेंस है, बहुत मतलब है तो बहुत, लेकिन हमें जहाँ तक हमारा कैपेसिटी और हमारा रेंज कहता है इसमें दो तीन बातें हैं। पहला तो है कि चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं है मास के, लेकिन मास इंडिपेंडेंट है चार्ज से, एक बात हो गई। दूसरा है कि यदि ऑब्जेक्ट में मास है और मास में स्पीड हो गया तो उसका मास बढ़ जाएगा, क्या उसके लिए फॉर्मूला आता है मास ये मास के लिए, चार्ज के लिए तो नहीं कहा मैंने, ये मास के लिए। चार्ज में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि चार्ज खुद ही यदि उसमें मोशन होगा तो लाइट के रफ्तार से भागेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि करंट आप देख पा रहे होते हैं।
और मास भी है, लेकिन उसमें मास में डिफरेंस होगा, लेकिन चार्ज में डिफरेंस नहीं हो पाता है। क्या चार्ज, क्योंकि चार्ज में मास ही इतना कम होता है, उससे और कम होने की संभावना ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जो है मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है, हमने देख लिया। उसके बाद आता है कि इसके बीच में जो है हमने देखा कि चार्ज अलग पड़ रहे हैं, मास अलग पड़ रहा है, मैग्नेटिज्म अलग पड़ रहा है। तो उस एक समय था कि जब जो है चार्ज को जो है अलग पढ़ा जाता था, और जो है मैग्नेटिक फील्ड को अलग पढ़ा जाता था। अलग मैटर था, ये दोनों बातें चल रही थी। तो साइंटिस्ट आया ऑरेस्टे, 75 की 85 की कहानी है। कुछ समय बाद 80 85 90 1800 के करीब, तो ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके दिमाग खिन्न हो गए, उन्होंने लाइट को फेंक दिया। मैं यदि इसको पढ़ा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं बक रहा हूँ, और ये बातें कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ देखा है। तो उन्होंने अपने हाथ में मैग्नेट था, उन्होंने फेंक दिया लैब में। पड़े हुए थे, करंट खुला हुआ था, वहाँ पर पड़ा, ये जो है डिफ्लेक्ट हो गया। फिर के देखा कहा, उन्होंने कहा देखो क्या हो गया, लाता है, बैठा है, देखा, उसमें देखा नहीं, बात तो सही है। इसका मतलब है कि मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है करंट से। ये क्या मतलब, मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होता है, करंट से क्यों? इसका मतलब करंट में भी मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट अब शुरू हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, एम्पियर ने कह दिया, कहाँ एक्सेलरेटेड चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। फैराडे भी आया, तो ठीक है, एम्पियर भी आया, फैराडे भी आया, बोला हाँ हो सकता है। तो उसके बाद साइंटिस्ट का नाम इन्हें किया, देख लें। ठीक है, उसके बाद बोला कि यदि ऐसा है इसमें और बढ़ा नहीं सकता। हमने चार्ज का भी रखा, फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन कितना, कूलम आएगा भाई इतना। तो उन्होंने कह दिया कि अलग एक्सेलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो मैक्सवेल कहता है कितना, क्वेश्चन कहता है मैं बताता हूँ। उन्होंने 4 क्वेश्चन दिया, जो कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में ना ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, है ना। तो मैक्सवेल का 4 क्वेश्चन भी लिखना है। तो उन्होंने कहा ऐसा सा बात बोला, और उसने प्रूव किया। और उसके बाद मैक्सवेल ने दोनों को मिला दिया कि करंट और मैग्नेट अलग नहीं, सेम चीज है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट शुरू हो गया। फिर आगे बढ़ते चलेंगे, इस तरह से हम देखेंगे। अब जो है उसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, उसमें चार्ज यदि है, हमने क्या कहा कि किसी से चार्ज निकाल सकते हैं, कोई जल जाता है, क्यों ऐसा होता है? तो हमने देखा कि किसी करंट फ्लो कर इसमें कर रहे हैं, लेकिन चार्ज को डाल रहे हैं, जा ही नहीं रहा, क्या मतलब? तो हमने देखेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। ये तुम्हारा हो गया इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, हम देख लेंगे। और सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कितना स्ट्रेंथ है कि वो जो है चार्ज को फ्लो नहीं कर सकता। डायरेक्ट स्ट्रेंथ भी हम लोग पढ़ना, ठीक है। बात की बात है। थैंक यू, धन्यवाद।